नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 2018 में विधानसभा का जब चुनाव परिणाम आया था तब किसानों को 2500 रुपये क्विंटल धान की कीमत ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। कांग्रेस की सत्ता आ चुकी थी, तब ये मान लिया गया था कि जो जितना ज़्यादा दे दे वो कुर्सी में बैठ जाएगा। हालांकि मोदी सरकार सब्सिडी के खिलाफ रही। 15 साल वाली रमन सरकार ने काफ़ी गुहार लगाई। 2014 से मोदी सरकार बन चुकी थी। 4 साल के शासन के बाद लगातार यह समझाने की कोशिश की गई कि किसानों का कम से कम बोनस ही दे दिया जाए 300 रुपये, लेकिन हालात परिस्थितियों ने इजाज़त नहीं दी और आखिरकार कांग्रेस की सत्ता आ गई। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। जब 2023 में महतारी वंदन और 3100 रुपये क्विंटल धान की कीमत के अलावा CGPSC में घोटाले की जांच जैसे बड़े मुद्दों ने कमाल दिखाया, तब उन्हें नाम दिया गया मोदी गारंटी। अब बारी है इसी गारंटी को पूरा करने की। एक एक कर जिस तरह से महतारी वंदन और उसके बाद किसानों की अंतर की राशि को किसानों तक पहुंचाया गया, उसके बाद प्रतीक्षा हो रही है कि कब अधिसूचना जारी हो और उसके बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएगी। जिस प्रदेश की करीब 70% आबादी कृषि आधारित हो, यदि उनके खाते में एक मुश्त 13,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम आ जाए और आधी आबादी के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये महतारी वंदन के नाम से आ जाए, तो उसके बाद खेल बहुत आसान हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही खुशफहमी और अश्वमेध के घोड़े को रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से कमर कसी है, अपने पुराने क्षत्रपों को मैदान में उतारने की जो कोशिश की है और जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की है, उससे मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। यदि राजनीति की इस कुश्ती को नकल कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरह से कई केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्तर के नेताओं को भाजपा ने मैदान में उतारा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो या इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय, जिस तरह से उनके कद को छोटा करके विधानसभा स्तर में लाकर खड़ा कर दिया गया, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया। वैसा ही मैसेज अब छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। जिस तरह से पुराने क्षत्रपों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया और एक झटके में 9 में से 7 सिटिंग MP को किनारे बिठा दिया गया, इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में खूब होती रही है। अब कांग्रेस ने भी भाजपा की राह पर अपने पुराने क्षत्रपों को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हालांकि माहौल भाजपा के पक्ष में है, बावजूद इसके जिस तरह की राजनीति हो रही है, वहां से मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए कई और रणनीतियां चली जा रही है। बीती 9 मार्च को 39 नामों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की थी। उसके बाद 12 मार्च को भी 43 नामों की एक सूची जारी की गई। पहली वाली सूची में छत्तीसगढ़ के कई पुराने मंत्री और मुख्यमंत्री तक के नाम थे, लेकिन बाद की जो 43 वाली सूची थी उसमें छत्तीसगढ़ के किसी नेता का नाम नहीं था। अभी 5 सीटों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी है। जिन 6 नामों की घोषणा की गई उसमें पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा करीब 75 साल के पुराने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और करीब 60 साल के शिव कुमार डहरिया जैसे बड़े क्षत्रप मैदान में हैं। पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत के अलावा 2 नए चेहरे केंद्रीय राजनीति के लिए जोर आजमाइश करेंगे, जिसमें रायपुर से विकास उपाध्याय और दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम हैं। अब इन नामों के बाद जिन 5 सीटों के लिए लड़ाई चल रही है वहाँ मामला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कवासी लखमा बस्तर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहाँ वे अपने लड़के हरीश लखमा को आगे करना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहले से ही वहाँ के सांसद हैं, लेकिन कवासी लखमा को केंद्रीय नेतृत्व नाराज नहीं करना चाहता। अपनी हठधर्मिता और अपनी बातों पर अडिग रहने वाले कवासी लखमा के साथ पहले ही कई विवाद जुड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब नई जानकारी के अनुसार कवासी लखमा के नाम को भी पैनल में शामिल कर दिया गया है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कुछ घंटे बाद कांग्रेस के उन 5 नामों का ऐलान भी हो जाए जिनकी घोषणा छत्तीसगढ़ से अभी करनी बाकी है। जिन 5 सीटों की मैं बात कर रहा हूं उनमें पैनल में बस्तर से कवासी लखमा, उनके लड़के हरीश लखमा के अलावा दीपक बैज और बिलासपुर से विष्णु यादव के अलावा देवेंद्र यादव, कांकेर से दीपक बैज, वीरेश ठाकुर और मोहन मरकाम के नाम है, जबकि सरगुजा से शशि सिंह, मधु सिंह और रायगढ़ से जयमाला सिंह, लालजीत सिंह और चक्रधर सिदार के नाम पैनल में हैं। ऐसे में मामला बेहद दिलचस्प हो गया।
गया जिस तरह से दीपक बैज को साइड करने में कवासी लखमा सफल हुए हैं, जबकि पहले से बस्तर के सांसद दीपक बैज प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बावजूद इसके हो सकता है उन्हें टिकट मिल भी जाए, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक फाइटिंग हो रही है उससे यह संदेश साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीती 9 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अचानक बिलासपुर से देवेंद्र यादव का नाम डलवा दिया जाता है। उसके बाद स्थानीय नेता विष्णु यादव के मुकाबिल देवेंद्र यादव का भी नाम बिलासपुर के पैनल में डलवाने के बाद एक बड़ा संदेश देते हुए देवेंद्र यादव को यादव समाज का बड़ा नेता बताने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो कांग्रेस के भीतर जिस तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 11 के 11 घोषित प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सरोज पांडे जिस तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है, कोरबा के गांव-गांव जा रही हैं, लगातार वो मेहनत कर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग ने एक और बड़ा पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत के ऊपर तीखे कटाक्ष करते हुए लिखा गया है, मैडम आप कौन। दूसरी तरफ ज्योत्सना महंत खड़ी है, मैं आपकी लापता सांसद। यहाँ एक महिला पुरानी सांसद के सामने झाड़ू लिए खड़ी है। जिस तरह की भाव भंगिमा और मुद्रा को प्रस्तुत किया गया है, ऐसे तीखे व्यंग्य बाण अब हो सकता है आगे चलकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल जाए। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती लगातार जनता समझ भी रही है और प्रत्याशियों के व्यक्तिगत स्वभाव से भी अब जब वोट पड़ने लगे हैं, ऐसे में ऐसे पोस्टर काफी मायने रखते हैं। वैसे सरोज पांडे के बारे में उनके विरोधियों ने जिस तरह की तैयारी की है, जिस तरह की जानकारी हम तक चलकर आ रही है, वहां उनके विरुद्ध कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रचार से दूर रखा था। उन्हीं कारणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, जिन कारणों से सरोज पांडे 2014 का चुनाव मोदी लहर में भी दुरुक से हार गई थी। उसके बाद से उन्होंने सीधा चुनाव कोई नहीं जीता था। हालांकि 2018 की 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में निर्वाचित करवाया। इस तरह से 10 सालों बाद सरोज पांडे एक बार फिर मैदान में है, काफी मेहनत कर रही हैं, एक बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है। दूसरी तरफ ज्योत्सना महंत के साथ अपनी राजनीतिक विरासत है, लेकिन बताने लायक उनके पास बहुत कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पति और ससुर की एक बड़ी प्रोफाइल है। विकास कार्यों के नाम पर अब जनता सीधे प्रश्न करने लगी है कि आपने किया क्या है। शायद यही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका ऐसा पोस्टर जारी किया है कि जैसे पुरानी सांसद कहीं गायब सी हो गई थी। कोरबा के दिलचस्प मुकाबले में एक बात और समझने वाली है कि 2019 का चुनाव करीब 26,000 वोटों से ज्योत्सना महंत जीती थी। लोकसभा चुनाव में 26,000 वोटों की जीत को बहुत बड़ी जीत नहीं माना जाता। बावजूद उसके ज्योत्सना महंत ने जमीन पर कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। यही कारण है कि कोरबा के लिए नई रणनीति बनाते हुए कांग्रेस ने सरोज पांडे के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप और हमले करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी अपनी पार्टी भाजपा के ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो उनके लिए मौके पर काम कर सके और समझा सके कि किस तरह से सरोज पांडे एक बाहरी कैंडिडेट है। हालांकि सरोज पांडे गांव-गांव जाकर मीडिया के सामने भी यह समझाने की कोशिश कर रही कि पूरा छत्तीसगढ़ हमारा है। जहां बात छत्तीसगढ़ और अस्मिता की आती है तो वहां से सरोज पांडे कई बार निशाने पर रहती हैं। इस बारे में हम लगातार कुछ और नए अपडेट देंगे। हमारे पास कोरबा से चलकर कुछ और बड़ी जानकारी आ रही है। फिलहाल यदि हम भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें, 11 में से बाकी 10 प्रत्याशियों में रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग और जांजगीर से कमलेश जांगड़े के द्वारा व्यक्तिगत संपर्कों के अलावा केंद्र से मिले हुए निर्देशों का पालन हो रहा है। उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम बन चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतारे हैं। जिन 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उनकी पृष्ठभूमि और तैयारियों के बारे में यदि बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है राजनांदगांव से भूपेश बघेल का। पुराने मुख्यमंत्री होने के कारण वो एक जाना पहचाना चेहरा है और जिस तरह से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यक्रम में अपनी पार्टी से ही बड़ा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की, जिस तरह से व्यक्तिगत इमेज पे काम करते रहे, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग को इस काम में लगाया और लगातार उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए खुद का चेहरा चमकाने में। अब बारी है
कि उन खर्च किए हुए जनता के पैसे को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, किस तरह की अपनी इमेज को कैश किया जाए। दरअसल बीते 5 सालों में भूपेश बघेल का चेहरा और कद इतना बड़ा हो चुका था कि उनकी ही पार्टी के उनके समकक्ष नेता, जो कि उनसे रुष्ट और नाराज होने के बावजूद खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे, खासकर टी.एस. सिंहदेव बाबा, वे ही गाये बगाए मीडिया के सामने आकर कहते रहे। उन्होंने ही अपनी सरकार के एक बड़े विभाग, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग से इस्तीफा देते हुए सरकार के खिलाफ आलोचना की थी और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि वो कभी पक्षपात नहीं करते, इनके अलावा कोई और उदाहरण नहीं मिलता जो भूपेश बघेल के खिलाफ में खुलकर बात करता रहा हो। अब जब वो मैदान में उतर ही चुके हैं तो राजनांदगांव के पुराने कांग्रेसी उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। चुपके चुपके से ही भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लगातार संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का पोस्टर लॉन्च किया, जिस तरह का उन्हें जिहादी मानसिकता का बताते हुए जिहादी गिरोह वाला जो पोस्टर बनाया, बेहद चर्चा में रहा ये पोस्टर। जैसे पोस्टर में आप देख पा रहे हैं, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी। दरअसल एक संकेत है, इसी संकेत को अब आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात दुर्ग लोकसभा की, जहां से कांग्रेस और भाजपा ने दोनों अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राजेंद्र साहू 56 वर्ष के हैं। एक तरह से इन्हें सीएम भूपेश बघेल का ही कैंडिडेट माना जा रहा है। इनके किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते रहे, बेहद खासम खास रहे, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनवाए गए। इनके विरुद्ध हालांकि कुछ आरोप लगे, लेकिन साहू समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए इन्हें मैदान में उतारा गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 1995 तक लगातार 5 बार चंदूलाल चंद्राकर कांग्रेस से सांसद रहे। उसके बाद लगातार 4 बार ताराचंद साहू दुर्ग से सांसद रहे। 2009 में पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद सरोज पांडे को उनके विरुद्ध लड़ाया गया। ताराचंद साहू तब निर्दलीय लड़े थे। प्रदीप चौबे से त्रिकोणीय मुकाबला था, मामूली अंतर से सरोज पांडे जीत गई। लेकिन 2014 में कांग्रेस से साहू समाज का एक बड़ा चेहरा तामधर साहू चुनाव जीत गए। इस तरह से जाति का समीकरण विशेष मायने रखता है। दुर्ग में शायद यही कारण रहा होगा कि इस बार कांग्रेस ने साहू समाज का एक प्रत्याशी खड़ा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद विजय बघेल, जो कि कुर्मी समाज का एक बड़ा चेहरा है, जाति का समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। एक तरफ पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा, विजय बघेल अपनी छवि को भी प्रस्तुत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस साहू समाज के वोटों को गोलबंदी करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मौजूदा दौर में खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं, वहां मामला बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में राज करने का मौका मिला। इसलिए भाजपा के पास मौका है 5 साल के कार्यों का हिसाब लेने का। एक और बड़ा चेहरा है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। ये जांजगीर चांपा से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनके लिए भाजपा ने जो पोस्टर जारी किया वह भी बेहद चर्चा में रहा। इन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया, इन्हें कब्जे का मास्टरमाइंड बताया गया। इस तरह के जब पोस्टर सामने आते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ व्यक्तिगत हमले बाकायदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले। हमारे पास हालांकि कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आज विषय दूसरा है। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसी लड़ाई को जनता भी खूब समझ रही है और यह जानने समझने की हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस या उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व कोई मायने रखता भी है या नहीं। फिलहाल देश में जिस तरह से राम लहर चल रही है, जिस तरह से मोदी में वातावरण है और जिस तरह के सर्वे और जानकारी आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरी बार भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सीट कितनी मिलेगी इस पर हालांकि सट्टा बाजार में भी कुछ मतभेद है, कुछ प्रतियोगिताएं चल रही है। लेकिन यह जानना यह भी दिलचस्प है कि जो पहले चुनाव होते थे, यदि आप आज से 20 साल पहले के चुनावी माहौल पर गौर करें और मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ पाता। कैमरे से कई फोटो निकलकर सामने आती है, कई पुरानी जानकारियों को साझा किया जाता है, बाकायदा दस्तावेजों के साथ प्रमाणिक जानकारियों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। AI का जमाना है, चैट GPT का सहारा लिया जाता है, कई तरह के टूल्स आ चुके हैं। बावजूद इसके वक्त जरूरत इस बात की है कि हम बेहतर प्रत्याशियों को खोजें जो जनता के हित में काम करें, विचारधारा देश को समृद्ध बनाने वाली हो। जाति आधार पर तोड़ने की जिस तरह की कोशिश हो रही है, जो पार्टी लगातार यह प्रश्न पूछ रही है कि क्या तुम OBC से हो, क्या तुम अनुसूचित जाति से हो, क्या तुम जनजाति से हो, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से विचार शून्यता आ चुकी है। ऐसे माहौल में हमें ध्यान
ध्यान रखना होगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश है तो हम हैं। तो राजबोध के संघ के लिए आज इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।